क्योंकि अगर हम अर्थ वाला टॉपिक पढ़ लेंगे तो फिर मून पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से हम सबसे पहले मून वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अर्थ शुरू करेंगे। तो आज जो है हमारा मून वाला टॉपिक रहेगा। देखिए समझिएगा ध्यान से। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होती है ऑडियो में या वीडियो में, तो आप लोग तुरंत मैसेज में बता दीजिएगा। हम यहाँ मैसेज देख रहे हैं, तुरंत उसको ठीक किया जाएगा। समझिए, जैसे मून के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले कुछ पॉइंट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ अर्थ का ये नेचुरल सैटेलाइट है। ध्यान समझिएगा, ये नेचुरल सैटेलाइट है। ये यहाँ पे है, मान लीजिए ये अर्थ है, ये क्या है, मून है। मून क्या कर रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यस, ये राउंड कर रहा है इधर ऐसे इसके चारों ओर। अगर इसके चारों ओर ये घूम रहा है, राउंड कर रहा है, तो ये आपको पता है कि ये ऑर्बिट बना रहा है, ऑर्बिट बना रहा है। और अगर ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, एक्सिस पे, ध्यान समझिएगा, एक्सियस या एक्सियल कह दीजिए या एक्सिस कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्सिस टैल्ड। देखिए समझिएगा ध्यान से, क्योंकि जितने भी प्लेनेट होते हैं और जितने भी सैटेलाइट होते हैं, वो सबके सब अपने एक्सिस पे घूमते हैं, ये ऐसे। और किसी न किसी के चारों ओर, जैसे प्लेनेट की बात करेगा तो वो किसी न किसी स्टार के चारों ओर घूमेगा, प्लेनेट। जैसे सन के चारों ओर प्लेनेट घूमते हैं, तो सन क्या है, स्टार है। तो जो प्लेनेट सन के चारों ओर घूमेंगे, वो तो ऐसे घूमेंगे और साथ साथ में ऐसे। उसी तरीके से जस्ट लाइक जितने भी सैटेलाइट होते हैं, जितने भी सैटेलाइट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो किसके चारों ओर घूमेंगे, प्लेनेट के। कोई भी सैटेलाइट होगा वो प्लेनेट के चारों ओर घूमेगा। अब प्लेनेट किसके चारों ओर घूमेंगे, वो सन के चारों ओर। वेनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन होता है, रेट्रोगेट। आप समझा दीजिए, चलिए लास्ट में हम इसको समझा देंगे। ठीक है, याद दिला दीजिएगा, लास्ट में इसको समझा देंगे। पहले ये खत्म कर ले, उसके बाद देखिए समझिएगा। हमने आपसे कहा जो सैटेलाइट होते हैं वो किसके चारों ओर घूमते हैं, प्लेनेट के। और जो प्लेनेट होते हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं। ये चीज आप समझ गए। अब ये क्या है, प्लेनेट है, तो इसके चारों ओर जो घूमेगा वो क्या होगा, सैटेलाइट। तो ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। जितने भी आगे हम पढ़ेंगे वो सब नेचुरल होते हैं। जैसे कुछ सैटेलाइट हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन क्रिएटर होते हैं, ह्यूमन के द्वारा वो बनाए जाते हैं। तो इस वजह से तो ये जितने भी सैटेलाइट होते हैं और जितने भी प्लेनेट होते हैं, वो सबके सब अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं। और साथ साथ में, जैसे सैटेलाइट है तो प्लेनेट के चारों ओर घूमेगा, प्लेनेट है सन के चारों ओर घूमेगा। ये चीज आप समझ गए, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ मैं जितने वर्ड लिखूंगा उसका मतलब आप समझ जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मून के बारे में, मून क्या है, तो आपको सिंपल सा बता देना है कि क्या है, अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। वो दिख रहा होगा, अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। ये पहला पॉइंट है। और सुनिए ध्यान से, और इसको बोलते क्या है, और इसको बोलते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, कॉल्ड हॉस्टिल प्लेनेट। हॉस्टिल प्लेनेट, देखिए समझिएगा ध्यान से, हॉस्टिल प्लेनेट, ये शब्द याद रखिएगा, क्योंकि ये वर्ड कई बार पूछा गया है। मून को फॉसिल प्लेनेट भी कहते हैं। फॉसिल का मतलब क्या होता है, ये आता कहाँ से है। जैसे एक छोटी सी चीज से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ा पेड़ है, ये
ध्यान समझिएगा। पेड़ है, या फिर कोई एक, कोई भी एक जीव ले लीजिए, कोई भी एक जीव आप ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए डायनासोर, यहाँ पे डायनासोर ले लीजिए, व्हेल ले लीजिए, कोई भी आप मतलब ऐसा कोई बड़ा प्राणी ले लीजिए जो बहुत बड़ा हो, विशाल हो, ठीक है, चाहे कोई भी ले लीजिए। अगर मान लीजिए कि ये कोई प्राणी है या जीव है, और या मान लीजिए कोई ये पेड़ है, हर कंडीशन में वही चीज है, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको, या दोनों ले लेते हैं। जैसे जमीन के अंदर अगर चले गए, यहाँ पे किसी कारणवश किसी रीजन से ये जमीन के अंदर चले गए एकदम, यहाँ पे ऊपर वाला जो क्रस्ट है, जहां हम लोग खड़े हैं, जिस पर खड़े हैं वो क्रस्ट है, आगे आपको मिलेगा ये, टेंशन ना लीजिए, ये क्रस्ट वाला पार्ट है। जब ये क्रस्ट के नीचे बहुत नीचे चले जाते हैं, तो धीरे 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 इनमें क्या लगने लगता है, इनमें लगने लगता है प्रेशर, और क्या लगने लगता है, टेम्परेचर। इन दोनों का इफेक्ट होने लगता है। कोई भी बहुत, जैसे मान लीजिए व्हेल मछली हो गई, व्हेल मछली जमीन के अंदर चली गई, या कोई बहुत विशाल पेड़ है वो चला गया जमीन के अंदर, तो ये धीरे 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 प्रेशर और टेम्परेचर का इतना ज्यादा इसमें इफेक्ट पड़ने लगता है कि धीरे धीरे हो सकता है 500 साल या फिर 1000 साल, इतने सालों बाद, बहुत सालों बाद जो है, इनमें क्या होने लगेगा, चेंजेस, ये कन्वर्ट होने लगेगा। पहले ये चीजें थी ना, धीरे 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 इनके इफेक्ट से ये बदल जाएगा, और बाद में ये बदल कर क्या बन जाएगा, फॉसिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल को जीवाश्म। देखिए, हो सकता है इससे आप ज्यादा समझ जाएं। जीवाश्म, अंग्रेजी में फॉसिल याद रखिएगा। जीवाश्म का मतलब होता है कि जीव जंतुओं के अंश, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, वेजिटेबल, वनस्पति। तो जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, ये सब जो है, अगर जमीन के अंदर चले जाते हैं तो बहुत हजारों साल, लाखों साल बाद ये किसमें चेंज हो जाते हैं, धीरे धीरे करके फॉसिल में। और जो फॉसिल में जब ये चेंज हो जाते हैं, तो धीरे 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 इन्हीं से जो है वो मिनरल्स बन जाते हैं, मिनरल्स बन गए। अब इन्हीं मिनरल्स को जो है वो जमीन के अंदर से जब निकाला जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये जमीन है, ये जमीन के अंदर चले गए, जीव जंतु वनस्पति कोई भी जा सकता है, कोई भी इनमें से कोई भी जा सकता है, या सभी जा सकते हैं, चले गए नीचे, इनमें प्रेशर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा। वैसे 4p/40 होता है, वो अभी आपके काम का नहीं है, तो उससे मतलब नहीं, बस टेम्परेचर और प्रेशर याद रखिएगा, दो चीजें, उसका इफेक्ट पड़ जाता है, तो धीरे 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 फॉसिल्स बन जाते हैं। और फॉसिल्स का मतलब होता है कि फॉसिल्स में जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी मिनरल्स का बनना बनना ही फॉसिल्स है। जब इसको अंदर से ये बन करके किसी और आकार में चला गया, पहले इस आकार में था, अब ये ऐसे बदल के किसी और आकार में आ गया, ये देखो एकदम से ऐसे नीचे, अब ये जो है मिनरल्स या फॉसिल्स में बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो जब इसको जमीन के अंदर से निकाला जाता है, तो ये पूरे इकट्ठे आते हैं बाहर। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जब बाहर निकाला जाता है तो इसको कन्वर्ट किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक। उस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जिसमें कार्बन की मात्रा 0 होती है, पहले उसको निकाल लिया जाता है, जैसे गैस, पेट्रोलियम गैस में कार्बन 0 होता है, तो उसको अलग कर लिए। अब कार्बन नहीं है अगर, तो वो कैसा फ्यूल होगा, उसमें पोल्यूशन नहीं होगा, और 0 पोल्यूशन होगा, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। उसके बाद कार्बन 1 से लेकर 5 तक वाले कार्बन को अलग कर लिया जाता है, वो होता है पेट्रोल, जो ए ग्रेड का पेट्रोल होता है, जैसे उसमें एरोप्लेन्स में हो गया, इसमें लगते हैं, वो ए ग्रेड के होते हैं, तो उसमें कार्बन की मात्रा 1 से लेकर 5 तक होती है। फिर 6 से लेकर 12 तक, ऐसे ऐसे करते 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 सबसे लास्ट में जो बचता है वो तारकोल बचता है, या इसको कभी कभी कोल तार कह देते हैं, जिसको हम लोग गांव में वो उसमें सड़क में यूज करते हैं, ऐसे लगाते हैं, तो सबसे लास्ट वाला जो होता है वो वही होता है। तो वो कहाँ से निकला था, वो जमीन के अंदर से, वो क्या है, फॉसिल्स है। उसको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, वो यहीं से बनता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल प्लेनेट। एक दो बार नासा ने बताया था कि यहाँ पे जो है, मून पे, ये जो एलियन होते हैं, इनके लिए जो है यहाँ पे ईंधन पाया गया था, तो ईंधन के लिए ये लोग यहीं पे बार बार भटक के आते थे, ऐसी उनकी रिपोर्ट आई थी। फिर बाद में उसको खारिज कर दिए वही लोग।
क्लियर? ठीक, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखिए मून क्या है? अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा क्या है? इसको और क्या बोलते हैं? कॉल्ड फॉसिल प्लेनेट। फॉसिल मैंने आपसे बता दिया कि फॉसिल जो है वो जमीन के अंदर होता है, जहां हम खड़े हैं इससे बहुत गहराई में पाए जाते हैं। उसको जब निकाला जाता है तो उसमें क्या पाया जाता है? फॉसिल फ्यूल। इसी से बना है फॉसिल फ्यूल। आप समझ जाइएगा, हम यहाँ फ्यूल क्यों लिख दे रहे हैं। जैसे अभी अगर अभी के मामले में पूछा जाए आज की डेट में, तो आज की डेट में अगर जमीन के अंदर से कोई फॉसिल फ्यूल निकाला जा रहा है तो उसमें पेट्रोलियम ईंधन भी होगा। जैसे पेट्रोलियम गैस, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। उसी को बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉसिल प्लेनेट। और साइंटिफिक स्टडी किस में किया जाता है? तो आपको बता देना है, सेलेनोलॉजी में किया जाता है। इतने पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। दूसरी बात क्या है इसमें? नो एटमॉस्फियर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नो एटमॉस्फियर। एक चीज आपको समझाना चाहते हैं, जैसे कोई भी चाहे प्लेनेट हो या फिर क्या हो, सैटेलाइट। इस चीज को आप ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये चाहे प्लेनेट ले लीजिए चाहे सैटेलाइट, दोनों में वही चीजें होती हैं। मान लीजिए ये इसका क्या है? एटमॉस्फियर है यहाँ पे। अगर आपसे कोई कहे कि ये जो एटमॉस्फियर है इसका, अगर मान लीजिए कोई प्लेनेट है या सैटेलाइट है चाहे जो है, अगर कोई आपसे कहता है कि एटमॉस्फियर है, जैसे आप अर्थ को ले लीजिए एक पॉइंट के लिए, हमने कहा सर ये अर्थ है, अर्थ का ये एटमॉस्फियर है, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी लग रही है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो कोई भी चीज इसके आसपास क्यों घूमेगा? अगर कोई इसको पकड़ के नहीं रखा है, अपनी ओर कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये आसपास क्यों घूमेगा भाई? तो ये जितनी गैसें होती हैं वो सब गैसें इसके आसपास घूमने लगती हैं, तो वो एटमॉस्फियर कहलाता है। अगर वही चीज, चाहे आप प्लेनेट ले लीजिए चाहे सैटेलाइट कोई भी ले लीजिए, अगर कोई चीज इसके आसपास नहीं घूम रही है, दूर भाग रही है, ये कहीं भी चली जा रही है, यहाँ चली जा रही, वहां चली जा रही, तो इसका मतलब कि यहाँ एटमॉस्फियर प्रेजेंट नहीं है, वहां एब्सेंट है, और यहाँ क्या है? प्रेजेंट है। इस चीज को आप समझिएगा। अगर वहां एटमॉस्फियर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसको कोई खींच नहीं रहा है अपनी ओर। अगर हम किसी को खींच रहे हैं अपनी ओर, ऐसे खींचे हुए हैं, तो वो हमारे चारों ओर घूमता रहेगा। ये ऐसे। हम किसी को नहीं खींच रहे हैं तो नहीं घूमेगा। ठीक है। बिकॉज ऑफ लो ग्रेविटेशन, हाँ ठीक है, आप लो कह दीजिए या फिर कह दीजिए नहीं है। अगर जहां बिल्कुल भी नहीं होगा ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहीं भी, जैसे यहाँ ग्रेविटी क्या है? जीरो है, तो इसके आसपास एटमॉस्फियर होगा ही नहीं। इसका मतलब एटमॉस्फियर नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा वैक्यूम। ये देखिए, जिसको हम निर्वात कहते हैं। हिंदी में इसको अच्छे से समझ जाएंगे आप। निर्वात इसका मतलब होता है, निर मतलब नहीं, इसका मतलब होता है नहीं, वात मतलब हवा यानी वायु। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वायु नहीं है, हवा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इसको कोई खींचने वाला नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? वैक्यूम है ये। अब हम जो बताना चाह रहे हैं पहले आप समझ लीजिए। नो एटमॉस्फियर मतलब हम कह सकते हैं वैक्यूम। मतलब वैक्यूम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नो एटमॉस्फियर भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी बहुत लो है यहाँ पे, बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए, जहां एटमॉस्फियर है क्योंकि वहां ग्रेविटी है, जहां एटमॉस्फियर नहीं है क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मून पे ग्रेविटी नहीं है, याद रखिए। और ग्रेविटी अगर कोई पूछ ले है भी, तो आपको बता देना कि हाँ सर है, तो लेकिन अर्थ से 1/6 है, 1/6 है। अगर वो ज्यादा जिद करे तो, नहीं तो आप बता दीजिए कि वहां पे नहीं है, वैक्यूम है। और समझिए, अगर वैक्यूम है तो इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या क्या चीजें नहीं हो सकती हैं, इस चीज को समझिएगा ध्यान से। और जहां भी बताएं, जैसे यहाँ हम बता दे रहे हैं कि मून में वैक्यूम है, तो जहां जहां एटमॉस्फियर ना हो वहां वहां इसी चीज को वहां अप्लाई कर दीजिएगा। कि जैसे यहाँ पे एटमॉस्फियर नहीं है, वैक्यूम है, तो जैसे स्पेस में आपको पूछे, स्पेस में क्या है? वैक्यूम है। तो जो चीज अभी यहाँ बताएंगे वही चीज आप स्पेस में अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए समझिएगा ध्यान से।
अगर हमने कहा कि नो एटमॉस्फेयर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैक्यूम। तो क्या यहाँ पे जो साउंड होगी, क्या वो ट्रेवल करेगी? बताइए, क्या यहाँ पे साउंड ट्रेवल करेगी? इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि साउंड ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। ये देखिए, अगर आप कोचिंग जाते हैं तो उसके लिए या तो साइकिल चाहिए, या तो बाइक, या तो ऑटो रिक्शा। आप जिससे जाते हैं वो आपका मीडियम हो जाता है। अब साउंड ट्रेवल करने के लिए, जैसे यहाँ हम बोल रहे हैं, तो यहाँ एटमॉस्फेयर है, तो एक जगह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए मीडियम है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं करेगी यहाँ पे। यही कारण है कि जब मून पे दो लोग आपस में बात करते हैं तो आप कितना भी तेज बोलिए, लेकिन जो सामने खड़ा व्यक्ति है उसको आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी, और उसकी आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। बोलेगा बहुत तेज, लेकिन बीच में जो है मीडियम नहीं मिल रहा है इसको, इस वजह से नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, नो वाटर, ये आपको सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से। ये सिंगल क्वेश्चन नहीं, ये सिंगल क्वेश्चन ये आ सकता है, ये आ सकता है। बाकी जितने पूछे जाएंगे वो क्रोनोलॉजी टाइप में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, या आर्गुमेंट टाइप में पूछा जाएगा, जिसको बोलते हैं कथन कारण वाला, उस तरीके से। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये कथन कारण में ज्यादा आते हैं, आर्गुमेंट टाइप्स में। लेकिन ये वाले सिंगल क्वेश्चन है, मतलब एक नंबर आपका इसमें फिक्स है अगर ये आ गया तो ये सिंगल टाइप में बनते हैं, ये आर्गुमेंट टाइप में बनते हैं, याद रखिएगा। तो हमने कहा नो वाटर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या है, जैसे हमने मून बना दिए यहाँ पे, ये जब आप अर्थ से मून को आप देखते हैं तो आपको कितना हिस्सा दिखता है? तो आपको हम बता दें, अगर आप कहीं से देखोगे, अर्थ से देखोगे, तो मून का हमें सिर्फ कितना परसेंट दिखता है? तो इस चीज को याद रखिएगा, विजिबल, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 59%। अगर कुछ बुक्स में ये 57 दिया हो तो गलत मत समझिएगा, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से 59 आप पढ़िए, क्योंकि बड़े एग्जाम्स में जैसे यूपीपीएससी आयोग है, वो हमेशा 59 माना है। बाकी जो छोटे एग्जाम्स है वो पहले जो है, आज से 15-20 साल पहले वो 57 मानते थे। तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर किसी के पास लूसेंट होगी तो वो 57 उसमें दिया है, ये याद रखिएगा। जी, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मून की विजिबिलिटी हमारी आंखों में कितनी होती है, तो वो होता है 59%। और कितनी नहीं होती है? 41%। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। चलिए, समझ लीजिए ध्यान से। हमने क्या कहा आपसे कि जो, जैसे आप अर्थ पे हैं, अर्थ से अगर आप मून को देखते हैं तो कितना परसेंट भाग आपको दिखता है? कितना परसेंट? 59% विजिबल होता है, ये मैंने लिखा है विजिबल 59%। मून का हमें सिर्फ 59% दिखता है। और 41%, अगर जैसे हमने कहा ना, बुक्स में कहीं कहीं अगर 57 दिया है तो काटिएगा नहीं, उसको 57 याद रखिएगा। इसलिए क्योंकि 59 और 57 अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, ऐसा होगा नहीं कभी भी, ये इम्पॉसिबल फिर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आप 59 लगाइएगा, इसी को हमारे हिसाब से इसको मान के चलिएगा, क्योंकि हमने बताया ना, यूपीपीएससी आयोग इसी को मानता है, वो नहीं मानता है। ठीक, तो इसको अभी नहीं लिखना है। तो कोई पूछेगा कि मून को हम कितना देख पाते हैं, तो कैन बी सीन 59%, कांट बी सीन 41%। इतना हम नहीं देख सकते हैं, इतना हम देख सकते हैं। यहां तक कोई समस्या? कोई नहीं। अब आगे आते हैं। देखिए, अब इसका मोशन समझ लेते हैं। मोशन, देखिए, आपको पता है कि मोशन जो है वो टू टाइप्स होते हैं। ये देखिए, किसी में भी आप समझिए, चाहे वो प्लेनेट हो चाहे वो सैटेलाइट हो, मोशन के कितने प्रकार होते हैं? वो दो। तो टू टाइप्स ऑफ मोशन, मून। ठीक,
अभी जो टू टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा, रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। एक होता है रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन। अगर यही चीज मैं पूछ लूं आपसे, ये बताइए कि अर्थ में मोशन कितने होते हैं, तो आपको बता देना है उसमें भी टू टाइप्स होते हैं। मैं पूछूं जुपिटर में कितने होते हैं, टू टाइप्स। मतलब हम कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि चाहे आप प्लेनेट में पूछिए और चाहे सैटेलाइट में, दोनों में जो मोशन होता है वो टू टाइप्स होता है। याद रखिएगा, दोनों के नाम भी सेम है, रोटेशन रिवोल्यूशन। बस एक चीज समझ लीजिए कि रोटेशन किसे कहते हैं, रिवोल्यूशन किसे कहते हैं। कहीं भी मैं यहाँ जो दो चीजें बता रहा हूँ, वही चीज यहाँ नाम चेंज करके कोई भी ला दीजिए, सब में वही सेम चीज होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि रोटेशन क्या है, तो रोटेशन मतलब होता है कि जो अपने एक्सिस पे घूमे, राउंड करे, ये ऐसे, ये वाला पॉइंट। और अगर आपसे पूछे रिवोल्यूशन क्या है, तो किसी के चारों ओर, ये। और दोनों प्रोसेस साथ में चलते रहते हैं, ये देखिए। अगर ये सैटेलाइट है तो किसी न किसी प्लेनेट के चारों ओर ऐसे घूम रहा है। जैसे मान लो मून, मून अगर मून तो सैटेलाइट है, किसका है, अर्थ का, तो ये अर्थ के चारों ओर ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे। मतलब एक्सिस पे भी और साथ साथ में इसके भी चारों ओर। तो ये वाला जो राउंड है ये क्या कहलाएगा, रोटेशन। और इसके चारों ओर जो ऑर्बिट बना रहा है ये, इसको बोलेंगे रेवोल्यूशन। यहां तक कोई समस्या नहीं है आपको। अब अगर आपसे पूछे कि मून जो है, ये मान लीजिए अर्थ हो गया, ये मून हो गया, तो ये इसके चारों ओर राउंड राउंड, ये अर्थ अराउंड, अर्थ अराउंड कितने टाइम में लगाता है, इसके चारों ओर कितने समय में ऑर्बिट बना लेता है, और अपने एक्सिस पे कितने टाइम में बना लेता है। क्योंकि दोनों सेम है, दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। जितने ड्यूरेशन में ये क्या करता है, अपने एक्सिस का लगाता है, उतने टाइम ड्यूरेशन में अर्थ के अराउंड लगा देता है। अगर मैं कहूं कि 27 डेज, ऐसे एक राउंड फिगर ले लेते हैं, बाकी तो 27 डेज 7 आवर्स प्लस 48 मिनट्स, हाँ ठीक है, एकदम परफेक्ट है। तो हम यहाँ आपको दोनों बता दे रहे हैं, ठीक। इक्वल, बोथ आर इक्वल। कितना होता है, 27 डेज 7 आवर्स 48 मिनट्स, ये मतलब जितना टाइम जो है, ये दोनों चीजें ऐसे। इसको घूमने में भी, जैसे यहां से शुरू किया घूमना, ऐसे धीरे धीरे घूम रहा है, ये इधर भी घूम रहा है, देखो अर्थ के चारों ओर भी ये भी घूम रहा है, एक्सिस पे भी, दोनों चीजें। जैसे यहाँ खत्म होगा ना, इसका एक्सिस वाला भी एक राउंड हो जाएगा, अर्थ वाला भी एक राउंड हो जाएगा, और दोनों में टाइम ड्यूरेशन इतना ही लगा है, ठीक। 27 डेज 7 आवर्स 48 मिनट्स। यहां तक कोई समस्या, रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों समझ में आ गया। आगे बढ़े, क्योंकि इसमें भी और सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको समझाने हैं। यहां तक में अगर आपको कोई दिक्कत हो इन पॉइंट्स में, तो आप बता सकते हैं कि इन पॉइंट्स में हमको कोई दिक्कत है, ये देख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए समझिएगा ध्यान से। अब अगर आपसे पूछा जाए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, डेंसिटी, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डेंसिटी कितनी होती है, पहला पॉइंट डेंसिटी क्या है। दूसरा पॉइंट, इसका जो लाइट होता है वो कितने टाइम में अर्थ तक पहुंच जाता है, क्यों, समझिए। ये कौन है, अर्थ, ये कौन है, मून। क्या दोनों के पास एनर्जी प्रोड्यूसर है, कोई नहीं है। क्योंकि ये दोनों जितने भी, मतलब यहाँ पे आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सन के अलावा किसी के पास एनर्जी प्रोड्यूस करने की पावर नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है।
तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये सब एनर्जी जो है वो देता किनको है? तो जितने भी प्लेनेट हैं और जितने भी सैटेलाइट हैं, ये सब एनर्जी कहाँ से लेते हैं? सन से। समझिए ध्यान से, यहां से लाइट आया किसके पास? मून के पास। और मून से रिफ्लेक्ट होकर किसके पास आया? अर्थ के पास। तो हमें सिर्फ इतना जानना है बस, ये वाला। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। या तो हमें इससे जानना है कि सन से अर्थ तक कितने टाइम में पहुंचता है लाइट, और या तो समझना है कि मून से अर्थ तक कितना टाइम लगता है। हम आपको दोनों बता देंगे। देखिए समझिएगा ध्यान से। तो एक लाइट हो गया, पहला पॉइंट क्या है? डेंसिटी। दूसरा क्या है? लाइट है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ग्रेविटी। यहाँ अगर आपको ना दिख रहा हो तो बता दीजिएगा, हम थोड़ा और बड़ा लिख देंगे यहाँ पे, ग्रेविटी। ठीक, ये हो गया। ग्रेविटी के अलावा फिर क्या आ जाता है? जैसे मास आ जाता है, मास। फिर आ जाएगा वेट। ठीक, ऐसी चीजें समझिएगा ध्यान से। इसको हम थोड़ा नीचे समझा दे रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया वेट, ये हो गया मास। अभी एक दो चीजें मान लीजिए और है। जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे क्या कहा? डेंसिटी, लाइट, ग्रेविटी है ये। अच्छा, ग्रेविटी हो गया, वेट हो गया, मास हो गया। इतनी चीजें आपसे पूछा जाता है। और एक होता है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी, ये ये इतने पॉइंट्स जो हैं ये वन लाइनर में आते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, मतलब एक नंबर आपको। या तो फिर अगर आर्गुमेंट में पूछा जाता है या फिर क्रोनोलॉजी में पूछा जाएगा, तो क्रोनोलॉजी में तो आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा ऐसे, और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से इसके आगे वाला जो है कौन सा गलत है। ये ट्रू फॉल्स आते हैं वैसे। इतने पॉइंट्स आपको बिल्कुल कंफर्म करने हैं। अब यहाँ हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझिएगा। अर्थ, मून, कहीं ले लीजिए सन को, यहाँ हम सन को रख दे रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, यहां से यहां तक लाइट जो होता है वो ट्रेवल करके कितने टाइम में पहुंचता है? और यहां से ये वाले मून से अर्थ तक। देखो मून से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो कम है, वो आगे आपको बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। मून से जो अर्थ, या अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो तो कम है, आपको दिख ही रहा है। लेकिन सन से अर्थ का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सन से अर्थ तक लाइट जो है वो ट्रेवल करके कितने समय में आती है? 500 सेकेंड। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ कितना बता दिया? 500 सेकेंड। अब आप बताइए कि अगर 500 सेकेंड आप याद रखे हैं, तो 500 सेकेंड को आप अगर मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? लो भैया, 8 मिनट 20 सेकेंड। अब आप कहेंगे सर इसमें तो 8 मिनट 16 सेकेंड देता है ऑप्शन में। हमने कहा ना उसी के आसपास सेकंड में देगा। ये लगाइएगा 500 सेकेंड। और अगर 8 मिनट सेकेंड वाला देता है तो 8 मिनट 16 18 20 जो भी दे वो लगा दीजिएगा इसके हिसाब से। सन से अर्थ तक जो ट्रेवल करके आता है जो लाइट, वो इतना टाइम लेता है। अब मून से अर्थ तक जो ट्रेवल करके आता है वो कितना लेता है? कहा गया ये 1.34 सेकेंड। मान लीजिए आपसे 3 4 की जगह यहाँ 3 6 दे दिया तो लगा दीजिएगा। अगर ये ना हो तो ऑप्शन में यहाँ 3 6 दे दिया, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और डेंसिटी कितनी होती है? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, जो डेंसिटी को जो मेजर किया जाता है वो किसमें किया जाता है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो 3.34 1.34, इस चीज को कॉमन कर लीजिएगा। एक में 3 है, डेंसिटी मतलब इसके घनत्व। ठीक, डेंसिटी भी बहुत लो है, तो डेंसिटी 3.34 है। मून 1.34। ग्रेविटी और वेट आप इन दोनों को ले लीजिए 1.6, सॉरी 1/6 इसका ऑफ अर्थ। यहां भी चाहे आप इसको ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए
हमने आपसे क्या कहा, ग्रेविटी और वेट सेम, अर्थ का कितना होता है 1/6। अभी हम इसको बता रहे हैं, ये वेट वाला मामला। बाकी इसमें और मास जो होता है वो नो चेंज होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नो चेंज। आप मास चेंज क्यों नहीं होता है, हम आपको बता रहे हैं। इसका वेलोसिटी कितनी होती है, ध्यान समझिएगा। अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई पूछे कि इसका वेलोसिटी कितनी होती है 2.38, ठीक, ये किलोमीटर पर सेकंड, ये लिखा है किलोमीटर पर सेकंड है। हमने कहा ना, अगर लिखने में कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कहीं कोई पॉइंट, तो आप बता दीजिएगा, हम बता भी देंगे अलग से, ठीक। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ये जितनी चीजें लिखी गई वो सब किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू अर्थ, ठीक। हम इसके किसके अगेंस्ट लिख रहे हैं, अर्थ के, मतलब अर्थ से हम इसकी क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डेंसिटी कहाँ ज्यादा होती है, अर्थ में, क्योंकि ये मून का है, मून में तो जाहिर सी बात है कम होगी, क्योंकि मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है, तो यहाँ डेंसिटी कम, यहाँ से सारी चीजें कम होंगी अर्थ से। जैसे डेंसिटी कितना है 3.34 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर जैसे मान लीजिए कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ना दिया हो, किलोग्राम दिया होगा, तो यहाँ सेंटीमीटर की जगह मीटर क्यूब कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है, यहाँ ग्राम की जगह सर किलोग्राम दे दिया हो, तो यहाँ सेंटीमीटर की जगह क्या रहेगा, मीटर। ये चेंज नहीं करना है। अगर आप ग्राम लिख रहे हो तो ये सेंटीमीटर लगाना है, किलोग्राम लिख रहे हो तो मीटर लगाना है, बड़े के साथ बड़ा वाला, छोटे के साथ छोटा वाला, ठीक। लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है 1.34 सेकेंड। ग्रेविटी और वेट दोनों कितना होता है अर्थ का 1/6 होता है, ठीक। मास नो चेंज, मास मतलब द्रव्यमान होता है, ये नो चेंज, ठीक। इसकी वेलोसिटी कितनी होती है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे चीजें, देखिए समझिएगा ध्यान से। देखिए, अगर हम ये लेते हैं, यहाँ पे अर्थ ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं मून, बहुत ध्यान, दो ही चीजें हमें समझनी है। ये वीवो 3340 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो निकाल लीजिएगा ना, ये छोटा वाला है, और छोटे से लेकर हम बड़े में जाते हैं, क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है वो इधर आता है, ठीक है। तो ये और इधर वो कम में होगा, ये आप ज्यादा बता दिए, इसको कम कर लीजिएगा, ठीक है। बड़े वाले से में आप छोटे में आएंगे तो कर लीजिए कन्वर्ट, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। बाकी यही हमेशा आया है, तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करिएगा। देखिए, दो ही चीज समझना है हमें, वेट और मास, दो ही चीज समझना है। इसमें से सबसे जरूरी जो पॉइंट्स है वो वेट वाला है और मास वाला। वैसे तो दोनों है, लेकिन वेट वाले में इसलिए क्योंकि अगर एक याद रखते हो तो एक में तो नो चेंज है, मास नो चेंज, ये तो चेंज होता है, ये कितना चेंज होता है 1/6 होता है। बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी पर्सन का यहाँ पे वेट कितना है 60 kg, कोई सा आप ले लीजिए, 60, 72, मतलब ऐसा लोगे 6 से क्या हो डिवाइड हो जाए, क्योंकि वो फिर आसान हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप जैसे आप 62 ले लेते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर 62/6 करेंगे तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से अभी हम 60 ले रहे हैं। अगर यहाँ पे 60 है अर्थ पे, और इसी व्यक्ति को
इसी इंसान को कहाँ लेके चले जाइए, मून पे। तो इसका वेट कितना होगा और इसका मास कितना होगा, जल्दी से बताइए, दोनों बताइए हमको। 10 10 kg एट मून। ठीक है। ETC 10, इट्स 10, मास नो चेंज। ठीक है। हेलो सर, क्लियर है? एक सेकंड आप लोग दीजिए। एक सेकंड दीजिए बस। ठीक। चलिए, वेट कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 60 है तो हमने कहा ना वेट में कितना होता है, 1/6 अर्थ का। तो ये 60/6 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। और मास जो है वो नो चेंज, मतलब कितना रहेगा, 60 ही रहेगा। और यहाँ भी कितना भी मास रहे, जैसे यहाँ कह दिया जाए कि मून पे किसी व्यक्ति का मास कितना है, मान लीजिए ऐसे कोई दीजिए 18 kg। ये अगर मान लीजिए इतना मास है 18 kg, तो अगर वही व्यक्ति मून से कहाँ आ जाए, अर्थ पे, तो कितना रहेगा मास, वही रहेगा सेम 18 kg। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि उसी व्यक्ति का, उसी पर्सन का, उसी इंसान का यहाँ पे 18 है वेट, और यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, तो वहां जाने पर तो 6 से क्या करते थे, डिवाइड करते थे, और यहाँ मल्टीपल कर देना है। कितना आ जाएगा, 108 kg। कुल क्लियर? अभी वो उसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, आप लोगों के चैट्स हमें नहीं दिख रहे हैं, इस वजह से सर बना रहे हैं बस। ऑडियो सर, ऑडियो मेट कर दीजिए, हाँ। चलिए तब तक यहाँ ध्यान, ये समझ में आ गया आपको, यहाँ तो कोई दिक्कत। स्केप वेलोसिटी क्या है, इसको समझिएगा। चैट खोल दी, चैट। हाँ हाँ, इसे बस, ठीक है। ठीक, ये क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि अभी तक आपकी चैट नहीं दिख रही थी। ठीक। ब्लू वाले को आप अर्थ मानिए, इसको आप मून मानिए। ठीक, आपके हिसाब से ये अर्थ है, ये मून है। ठीक। अगर आप यहां से अर्थ से मून पे जा रहे हो तो आपको 6 से डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर आप वेट, मास में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर आप मून से अर्थ पे आ रहे हो तो 6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, ये आप समझ गए हो। ये जो मास वाला है, ये नो चेंज वाला कई बार आ चुका है, और उसमें ऑप्शन में ऐसा देगा कि आपको लगेगा कि हाँ यही सही है, लेकिन वो आप लोग बहुत केयरफुल्ली आप चेक करिएगा, उसमें जो नो चेंज रहेगा वही होगा। अब ये क्या है, स्केप वेलोसिटी, देखिए समझिए ध्यान से, हम अर्थ से समझेंगे, क्योंकि अर्थ की जो है वो स्केप वेलोसिटी, समझ गए, एस वी लिखा है, एस वी, स्केप वेलोसिटी, समझेंगे आप। देखो जैसे आप इसको हिंदी में आप समझो, इसको बोलते हैं पलायन वेग, पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी। देखो पलायन का जो अर्थ होता है वो इसमें आप ज्यादा अच्छे समझ, पलायन का मतलब होता है कि एक बार चले जाना और दोबारा वापस ना आना। मान लीजिए ये पूरा क्या है,
ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। और अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। ग्रेविटी के कारण एटमॉस्फेयर है, इतना बड़ा बना हुआ है। कितनी दूर तक है, 10,000 किलोमीटर है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। ठीक। अगर ये एटमॉस्फेयर है, हमने कहा यहां तक जी लग रहा है, ये ग्रेविटी यहां तक लग रही है, और ये यहां से लेकर के ये, यानी जहां पे आप खड़े हैं, जहां पे आप बैठे हैं, वहां से ऊंचाई पे अगर जाओ, हाइट पे 10,000 किलोमीटर तक आपको ग्रेविटी मिलेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि ऊपर आप गए, इतना दूर क्या है, ग्रेविटी लग रहा है। ये 10,000 किलोमीटर की ये आखिरी रोड है। इसके ऊपर चले गए तो स्पेस, इसके नीचे आ गए तो आप पृथ्वी में आने की संभावना ज्यादा रहेगी, आप अर्थ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहां तक ग्रेविटी लग रही है। ठीक। वो जो 9.1 होता है ग्रेविटी, वो लग रहा है यहाँ पे। लेकिन स्कैप वेलोसिटी क्या है, ये होता कितना है, 11.2 पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर यहां से आपको ऊपर जाना है। जैसे आप जहां खड़े हैं, यहां से 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में, यहां से, जैसे इस पेन को अगर यहां से हम ऊपर उठाते हैं, फेंकते हैं, या ऊपर की ओर ले जाते हैं, अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 11 किलोमीटर जा रही है, और उसी स्पीड से जाए आगे भी, उसी स्पीड, जैसे यहां से हमने क्या किया, ये देखिए, यहां से हमने ऊपर भेजा, और अगर उसी 11 किलोमीटर पर सेकंड से ये जा रही है आगे, यहां तक पहुंच गई, अगर यहां तक इसकी स्पीड कम हो गई 11 से, तब तो ये नीचे आ जाएगी। ये अर्थ सरफेस से फिर जहां जहां से ये फेंकी गई थी, वही मतलब सरफेस से अर्थ के, तो अर्थ के सरफेस से फिर आ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी कम ही नहीं हुई, ये कम ही नहीं हुई, तो ये इसको पार कर जाएगी अक्रॉस द लाइन। यहां से जैसे ही पार करेगी, कहां पहुंच जाएगी, स्पेस। आलोक सर, यही सफर है, चैट नहीं दिख रही है। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या होगा, पार हो जाएगा। पार होने के बाद कहाँ जाएगा, स्पेस में। और जैसे ही स्पेस में चला जाएगा, तो ये इसके साथ क्या होगा, ये पेन भी नहीं पता इसको। ये पेन यहीं पे स्पेस पे जाने के बाद ये क्या करने लगी, फ्लोटिंग, तैरने लगेगी। ये ये ऐसे धीरे 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 धीरे, पता नहीं कहाँ जा रही है, इसको खुद नहीं पता। क्यों, क्योंकि वहां कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं है, कोई खींचने वाला नहीं है, तो किधर जाएगी, अपने आप तैरती रहेगी। ये अपने आप को अगर पुश करेगी किसी, जैसे मान लीजिए कि ये इधर जा रही है, इसके अंदर ऐसी कोई पावर हो, पुश कर दे कोई इसको हल्का सा, तो ये इधर जाएगी। तो इसीलिए जब स्पेस में या जहां पे वैक्यूम होता है, वहां पे कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो स्टेबल रहे, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब है कि वो वहीं पे फ्लोटिंग करने लगती है। तो मून पे जब जाते हैं तो आप देखिए, वहां एक जगह स्टेबल नहीं रुक पाते हैं, वहां स्टैंड नहीं हो पाते हैं। वो प्रेशर लगाए रहते हैं, वहीं पे खड़े रहते हैं। ठीक। या तो फिर वहीं पे अपना जंप करेंगे ना, तो बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। ठीक। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अर्थ पे 11.2 चाहिए स्कैप करने के लिए, यहाँ पे छोड़ के जाने के लिए, दोबारा नहीं आएंगे। अगर इसको छोड़ के स्कैप कर दिए, दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। वैसे जब आप मून पे जाओगे ना, तो मून पे बहुत कम चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना। चलिए ठीक है, चैट नहीं दिख रही है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा हमको। आप समझिएगा ध्यान से। हमने आपसे क्या कहा, 11.2 किसका है, अर्थ का है। 2.38 किसका है, मून का है। अब यहाँ तो कोई समस्या नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो गया लोग सर, आलोक सर, क्या क्या, हाँ,
चलिए, ठीक। देखिए, एक वर्ड होता है पेरिजी, एक होता है अपोजी। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है कि डिस्टेंस। लेकिन कौन सा डिस्टेंस? इसमें जब आपसे पूछा जाएगा कौन सा डिस्टेंस, तो आपको बताना है कि क्लोज या फारथेस्ट, यानी कि जो नियरेस्ट होगा, या फारथेस्ट यानी दूर होगा। जैसे मान लीजिए क्या है, हमने आपसे क्या कहा, ये मान लीजिए कौन है, अर्थ है, ठीक। ये कौन है, ये मून है। यहाँ भी मान लीजिए ये अर्थ है, ये आपका मून है। दोनों देखिए हमने एकदम सेम साइज, यहाँ इतना डिस्टेंस यहाँ भी लिया, इतना, लेकिन एक में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस जो है वो दूर लेना पड़ेगा। ये कौन सा हो जाएगा, फारथेस्ट। ये हो जाएगा नियरेस्ट, या क्लोज लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों समझ जाएंगे। क्लोज, क्लोजेस्ट, फारथेस्ट, ये दूर है और ये क्या है, एकदम पास। पेरिजी का मतलब क्या होता है, जब मून क्या होता है, क्लोज। ये देखिए, जब मून क्या है, अर्थ के क्लोज हो। और एपोजी का मतलब क्या होता है, जब मून अर्थ के बहुत दूर हो, फारथेस्ट हो। ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोजी, और इस वाले क्या बोलते हैं, पेरिजी। यहाँ तो कोई सिस्टम, देखिए समझिएगा ध्यान से। अगर ये आपसे पूछे कि ये सिचुएशन बनती कैसे है, तो देखिए, सन, अर्थ, मून, तीनों कैसे हैं, एंगल आप बता सकते हैं कितने एंगल पे हैं, समझिएगा ध्यान से। तो ये तीनों जो है 180 डिग्री पे होते हैं, इसको हम अलाइंड कह देते हैं, समझिएगा ध्यान से, अलाइंड। तो अगर आपसे कोई पूछे, तो ये 180 डिग्री मतलब अलाइंड होते हैं, ये एकदम सीधे में, सन, मून, अर्थ, एकदम अलाइंड 180 डिग्री, एकदम स्ट्रेट लाइन जैसी को आप बोल सकते हैं, एकदम सीधे में होते हैं तीनों, ठीक। और इसमें क्या होती है सिचुएशन इनकी, एक कौन हो गया, सन, एक कौन हो गया, अर्थ, एक कौन हो गया, मून। ये तो पास में है, देखिए ये एकदम पास में है यहाँ पे, और ये क्या है, एकदम दूर है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। अच्छा बताइए, ऐसे आप चाहे बनाइए, चाहे इसको पलट दीजिए ऐसे करके, ये क्या दोनों में कोई अंतर है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है। कितना एंगल यहाँ बनेगा, तो यहाँ भी कितना बनेगा, 90 डिग्री, यहाँ भी कितना बनेगा, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। समझिएगा, ये कितने होते हैं, ये होते हैं राइट एंगल पर, राइट एंगल, ठीक, 90 डिग्री, ये भी याद रखिएगा। एपोजी में क्या होता है, ये तीनों, कौन कौन तीनों, सन, अर्थ, मून 90 डिग्री, सन, अर्थ, मून 180 डिग्री। इसी पे ये अलाइंड, वो राइट एंगल, इतना आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछे कि पेरिजी की जब सिचुएशन होती है, यानी कि जब मून क्या होता है, अर्थ के करीब होता है। अच्छा एक बात बताइए आप, कि जैसे मान लीजिए क्या है, ये अर्थ है, मैंने कहा था ना ब्लू वाला, ये अर्थ है, ये मून है, जब एकदम क्लोज होगा, तो इसका जो है अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा ना इस पे। तो इसमें जो चीजें, जैसे मान लीजिए कि समंदर है, महासागर, ओशियन, अब ओशियन हो गया या कोई सी हो गया, उसमें क्या होते हैं, पानी। जब ये एकदम क्लोज होगा, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो पानी को ज्यादा अपनी ओर खींचेगा। कौन, मून। अर्थ में जितने, जैसे मान लीजिए अर्थ है, ठीक, इसे पानी है, मून है, जब ज्यादा क्लोज होगा, क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और जब ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो पानी ज्यादा ऊपर आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाई टाइड, हाई टाइड। और जब क्या हो जाएगा, भाई यहाँ दूर है, तो दूर से अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, जब दूर से अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, तो इसमें यहाँ पे कौन सा आएगा, लो टाइड, ठीक। यहाँ लो टाइड, यहाँ हाई टाइड, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है।
मून को हम लोग लूना या लूनर भी कह देते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, लून को हम लोग लूनर भी कह देते हैं। तो अगर लूना या लूनर से कोई भी वर्ड आता है तो वो किसको साइन करता है, मून को, इस चीज को याद रखिएगा। इसीलिए जो सबसे पहला मिशन गया था, फर्स्ट मिशन स्पेस में, और स्पेस के माध्यम से कहा, किसके स्पेस में, मून के, मून के स्पेस में जो सबसे पहला मिशन गया था, फर्स्ट मिशन, और इसको कहा जाता है कि सॉफ्ट लैंडिंग की थी, वो गया था लूना 9, लूना 9। किसने भेजा था भाई, यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस। तब ये रसिया या रूस नहीं था, तब इसका नाम पूरा था सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर। इसने भेजा था, कब भेजा था, 1966 में। और कहा जाता है कि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, ऐसा माना जाता है कि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग पहले इसी ने किया था। जैसे भारत की बात करते हैं, भारत ने जो चंद्रयान भेजा था, वो कहाँ भेजा था, मून के साउथ पोल में भेजा था। तो साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा है, इंडिया है, लेकिन साउथ पोल पे। लेकिन पूरे मून पे पूछता है तो वो लूना 9 है। लूना से जितनी भी सीरीज आती है 1 2 3 4 9, वो रसिया भेजेगा। आगे भी लूना 11 12 जितने भी आएंगे वो रसिया भेजेगा। चंद्रयान के नाम से जितना आएगा वो इंडिया भेजेगा। ठीक। और याद रखिएगा, अपोलो के नाम से जितना जाएगा, अपोलो के नाम वाला वो कौन भेजेगा, नासा। हमेशा याद रखिएगा। तो नासा ने अपोलो 11 भेजा था। ये फर्स्ट क्या था, फर्स्ट ह्यूमन मिशन। पहली बार इंसान जो है वो अपोलो 11 में गए थे, चंद्रमा पे। चंद्रमा पे पहली बार अपोलो 11 मिशन के द्वारा गए थे। ये यूएसए, नासा द्वारा भेजा गया था। पहली बार इंसान उसी के माध्यम से इस पे, मून पे गए थे। एक पॉइंट और समझ लीजिए जल्दी से बस, कि अपोलो 11 से जितने लोग गए थे उनमें से 3 लोग गए थे। ठीक, जैसे बज एल्ड्रिन या एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, जैसे एडविन, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नीचे लिख दे रहे हैं। जैसे एडविन एल्ड्रिन, उनके साथ जैसे नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, ठीक, कॉलिंस, ये 3 लोग गए थे। उनमें से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, नील आर्म स्ट्रॉन्ग। सुनिए ध्यान से, अगर कोई पूछे कि मून पे सिर्फ 2 ही लोग उतरे थे, एक नील आर्मस्ट्रांग और इनके जो साथी थे, एडविन एल्ड्रिन या बज एल्ड्रिन, ठीक, और जो कॉलिंस थे वो इसके चारों ओर ऑर्बिट में घूम रहे थे, वो देख रेख कर रहे थे ऑर्बिट में घूम करके। और ये दोनों लोग कहाँ उतर गए थे, मून पे। और जहां उतरे थे, चंद्रमा की सरफेस पर जहां उतरे थे, उसका नाम था, उस जगह का नाम था सी ऑफ ट्रैंक्वालिटी। इसको कभी कभी हिंदी में शांति सागर भी कह देते हैं, या शांत सागर, शांत सागर, ये नाम। ठीक, ये कहाँ पे है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मून में पहले से ही था। यही सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे जाकर इन्होंने कदम रखा था, यही इन्होंने लैंडिंग की थी, ठीक, अपोलो 11 के द्वारा। बाकी जो पॉइंट छूटा होगा हम 1 मिनट में आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत मैसेज कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।